नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण सारांश के आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 अंक, जिसमें जून 2023 के प्रमुख समसामयिक जानकारियां हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जून 2023। टॉरपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा विकसित भारी वजन वाले टॉरपीडो का नाम समुद्र के देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र रखा गया है। यह नाम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके 95% भाग स्वदेशी बताए गए हैं। 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है और यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स यानी कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य को निशाना बना सकती है। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को एक भीषण रेल दुर्घटना शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई। इस दुर्घटना के प्रारंभिक आंकड़ों में 288 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि हज़ारों लोग घायल हुए और उन घायलों में से भी कितने लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान ही हो गई। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार दुर्घटना वाले मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली कवच लगा हुआ नहीं था। कवच प्रणाली रेलगाड़ियों के आमने सामने आने की स्थिति से पहले ही अलर्ट जारी कर देता है और स्वतः ही ब्रेक भी लगा देता है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से यह लगातार 5वां वर्ष सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना जा रहा है और ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष पर शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को प्राप्त हुआ है, जबकि JNU दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी की बात करें तो कॉलेज वर्ग की श्रेणी में दिल्ली का मिरांडा हाउस, इंजीनियरिंग वर्ग की श्रेणी में IIT मद्रास जो कि ओवरऑल में भी फर्स्ट पे है, मैनेजमेंट वर्ग की श्रेणी में IIM अहमदाबाद गुजरात और मेडिकल संस्थान में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत। ये ध्यान रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक अनूठी योजना की घोषणा की है। इसे प्राण वायु देवता पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन संबंधित केयर टेकर को दी जाएगी। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु दिव्य कला मेला का आयोजन। इस तरह के मेले का आयोजन 2022 से किया जा रहा है। इस श्रृंखला का 5वां मेला का आयोजन इंदौर में किया गया और इसके 6ठे मेले का भी आयोजन जयपुर में संपन्न हुआ। इन दोनों ही मेलों का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रैमी विजेता गीतकार फाल्गुनी शाह फालू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं।
मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक गीत की रचना भी ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है। इस गीत को अबंडेंस इन मिलेट्स नाम दिया गया है। हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आवाज़ भी दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में सीबीआई जांच हेतु प्रदत्त सामान्य अनुमति वापस ली। मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब व राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु भी इन राज्यों में शामिल हो गया है जहां सीबीआई को किसी जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा तमिलनाडु के डीएम के सरकार ने 14 जून 2023 को राज्य के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दिन ही की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के लिए गठित प्रवर्तन निदेशालय ईडी तथा साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूरे देश में कहीं भी अपनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा नहीं है। सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य से पूर्व अनुमति लेनी होती है और वह अनुमति तमिलनाडु ने वापस ले ली। उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना हेतु विधेयक। देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना सरकार की योजना है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक 2023 संसद के आगामी सत्र में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। एनआरएफ का कार्य भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान। क्यूएस रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट। विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। 28 जून 2023 को जारी इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 1500 संस्थानों में भारत के मात्र 45 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर जिसे कि वैश्विक रैंकिंग में 271वां स्थान, आईआईटी कानपुर जिसे कि 278वां स्थान, आईआईटी मद्रास जिसे 285वां स्थान, आईआईटी गुवाहाटी 364वें स्थान पर, आईआईटी रुड़की 369वें स्थान पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी 407वें स्थान पर हैं। क्यूएस रैंकिंग 2024 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान कैम्ब्रिज अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का है। यह लगातार 12वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान क्यूएस रैंकिंग द्वारा बताया गया है। MIT के बाद दूसरा स्थान इस वर्ष भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का और तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का ही। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली विदेश यात्रा की। भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित थीं। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो में उनका स्वागत मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया। राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा श्रानन की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को मदर सूरीनाम के रूप में जाना जाता है तथा उनकी गोद के 5 बच्चे वहां रह रही जनसंख्या की 5 प्रजातियों के प्रतीक हैं।
भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान देते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। सूरीनाम में 3 दिन के प्रवास के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची, जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। सर्बिया के अज्ञात हीरो की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किया गया। इस नई संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत के आंतरिक जल मार्गों का उपयोग की भी सुविधा दी जाएगी। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रतिवर्ष करता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल से आयात करवाता है। नेपाल में विद्युत का उत्पादन होता है और वो भारत भेजा जाता है 450 मेगावाट। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की मांग को भी भारत ने स्वीकार किया। इसके साथ ही नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला वार्ता में किया गया। इसके अतिरिक्त सिल्लीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का फैसला भी वार्ता में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र यात्रा। मई 2023 में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा की। इस यात्रा पर उनके साथ शिष्टमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पहले भी 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा जो थी वह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। वैसे सबसे पहले 1963 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा का दर्जा दिया जाता है। ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा खर्च मेज़बान देश यानी अमेरिका द्वारा ही वहन किया जाता है तथा आमंत्रित नेता का विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस राजकीय यात्रा में श्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुख से भी मुलाकात की, जो कि भारत में निवेश के लिए रुचि व्यक्त की है। इनमें से युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, सेमीकंडक्टर बनाने वाली माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी और साथ ही टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी भारत में निवेश हेतु रुचि व्यक्त की है। इन वार्ताओं के पश्चात रक्षा, अंतरिक्ष, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कारोबार आदि क्षेत्र में सहयोग की बड़ी घोषणाएं की गई है। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। GE एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F414 इंजनों का निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया जाएगा। इनके अलावा वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
न्यूयॉर्क में एक योग समारोह का नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका में 3 दिन के प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र की उनकी यह पहली ही राजकीय यात्रा थी, जो वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की यात्रा के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उसी समय इन्होंने नरेंद्र मोदी को मिस्र आने के लिए आमंत्रण दिया था। मेज़बान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से इस अवसर पर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान। निजी तौर पर अंतरिक्ष की सैर कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरी चार्टर्ड उड़ान 9 दिन की यात्रा के पश्चात 30 मई को पृथ्वी पर वापस उतरी। सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी तथा फाइटर पायलट अली अलकर्नी तथा 2 अन्य को लेकर स्पेस एक्स का कैप्सूल 30 मई को मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। सऊदी अरब के इन अंतरिक्ष यात्रियों में रैयाना बरनावी एक स्टेम सेल शोधकर्ता हैं तथा अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली वह पहली सऊदी महिला बन गई हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला की बात आ गई है। प्रथम सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम सऊदी महिला कौन बनी है? तो ये है रैयाना बरनावी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव को पारित किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार की स्थापना करने की बात की गई है। भारत द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को 190 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह मेमोरियल हॉल इस बात का प्रतीक होगी कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर इतना जोर क्यों देता है। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना तथा स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना तथा स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 से होंगे। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह 5 देश अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे, जो 1 जनवरी 2022 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे तथा उनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो जाएगा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड हैं, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। अब तक सर्वाधिक 12 बार जापान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जबकि ब्राज़ील को 11 बार और भारत को 8 बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान। स्विट्ज़रलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता इत्यादि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत सहित 64 देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई, जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IMD की इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड को मिला है। ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर ट्रूपिंग द कलर परेड।
ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का वास्तविक जन्मदिवस 14 नवंबर है। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिवस। किंतु राजघराने की परंपरा अनुसार आधिकारिक रूप से यह जन्मदिवस जून माह में मनाया जाता है। आधिकारिक जन्मदिवस पर संपन्न की जाने वाली शाही घराने की एक परंपरा ट्रूपिंग द कलर परेड की जाती है। 111 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबे टाइटैनिक पोत का मलबा देखने गहरे समुद्र में गई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हुई। 111 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली ही समुद्री यात्रा के दौरान बर्फ़ की विशाल चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज़ का मलबा अभी भी महासागर में मैसाचुसेट्स के केप कोड से लगभग 1450 किलोमीटर पूर्व में तथा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 640 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इस दुर्घटना में लगभग 1500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के 73 वर्ष बाद टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के निकट समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे मिला था। मलबे की जानकारी मिलते ही लोगों के मन में इसे देखने की जिज्ञासा होने लगी। लोगों को टाइटैनिक का मलबा पनडुब्बी के जरिए दिखाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशंस वर्ष 2021 से अभियान संचालित कर रही है, जो यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति $2.5 लाख का शुल्क लेती है। ऐसे ही एक निजी यात्रा पर 18 जून 2023 को चालक सहित यात्रियों को लेकर निकली टाइटन नाम की एक पनडुब्बी उसी दिन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग मौत का शिकार हो गए। इन यात्रियों में ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शाहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय पुत्र सुलेमान तथा एक अन्य ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग के अतिरिक्त फ्रांसीसी पनडुब्बी चालक पॉल हेनरी शामिल थे। नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2017 में ही आजीवन अयोग्य करार दिया था, जिससे उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर जीवन पर्यंत रोक लग गई थी। शहबाज शरीफ ने, इनके भाई ने, पाकिस्तानी संसद में एक ऐसा विधेयक जून 2023 में पेश किया जिसमें किसी संसद सदस्य की अयोग्यता की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक ही रखने का प्रावधान किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने के कारण अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी और आगामी चुनावों में भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। नए संशोधित कानून बन जाने से नवाज शरीफ अब अपने देश में पुनः चुनाव लड़ सकेंगे। वह पहले भी 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय संबंधी आंकड़े वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA द्वारा 31 मई 2023 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 के दौरान 17,33,111 करोड़ रहा, जो कि संदर्भित वर्ष में GDP का 6.4% है। 2023-24 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी। 2023-24 की खरीफ की उपज के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की घोषणा सरकार ने 7 जून 2023 को की। इसमें धान की दोनों ही श्रेणी, सामान्य और A ग्रेड श्रेणी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके लागतों की तुलना में 1.5 गुना या उससे भी अधिक इस वर्ष भी किया गया है।
धान के एमएसपी में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि से धान का मूल्य प्रति क्विंटल 2183 रुपया हो गया है। एमएसपी में इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि 805 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल में की गई है, जिससे तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,635 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। नए समर्थन मूल्य में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि इसकी लागत पर 82% का प्रतिफल किसानों को उपलब्ध कराएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तिल में और सबसे ज़्यादा प्रतिशत प्रतिफल बाजरा में। चीनी सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। चीनी सत्र अक्टूबर सितंबर 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने जून 2023 में की है। अब इसका मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित FRP गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती हैं। किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इत्यादि राज्यों की राज्य सरकारें इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती है, जिसे कि राज्य सलाहकारी मूल्य स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP कहा जाता है। मौद्रिक नीति की 2023-24 की दूसरी द्विमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित। विगत एक वर्ष तक अपनाई गई कठोर मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति पर सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अप्रैल 2023 में 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट 6.5% व अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन RBI ने नहीं किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी द्विमासिक समीक्षा में भी रेपो दर को रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखा है। 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि। देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या व टेली डेंसिटी इत्यादि के संबंध में मार्च 2023 के अंत की स्थिति के संबंध में विस्तृत आंकड़े भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा मई 2023 में जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या 117.23 करोड़ थी, जिससे देश में टेली डेंसिटी 84.51% हो गई है। टेली डेंसिटी प्रति 100 व्यक्ति पर कितने टेलीफोन कनेक्शन है उसे कहा जाता है। ट्राई के इन आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक टेली डेंसिटी दिल्ली में 273.67%, जबकि न्यूनतम टेली डेंसिटी बिहार में 55.23% थी। चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.7 रहने का OECD का ताज़ा अनुमान। उच्च आय वाली विश्व के 38 प्रमुख देशों के अंतर सरकारी संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में संशोधन जून 2023 में किया। इस संगठन ने 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि 2.2% रहने का पूर्वानुमान 2022 में व्यक्त किया था, परंतु अब 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.7% रहने का अनुमान OECD ने जून 2023 में व्यक्त किया है। OECD, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ने जून 2023 में अपनी रिपोर्ट अ फ्रेजाइल रिकवरी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों में गिरावट और चीन के पूर्ण रूप से फिर से खुलने से वैश्विक विकास के लिए सकारात्मक संकेत मिलने लगे। धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देते हुए उर्वरकों की संतुलित सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रस्ताव सितंबर 2022 में रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। बाद में इस PM प्रणाम योजना धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने
2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय किया था। इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 28 जून 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों के रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग पर प्रोत्साहन देगी। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके तथा प्राकृतिक एवं वैकल्पिक उर्वरक को अपनाने को प्रोत्साहित करके सरकार का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को विश्व बैंक ने घटाया। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, क्षेत्रों एवं संपूर्ण विश्व में आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के संबंध में विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जून 2023 में जारी की, जिसमें भारत में 2023-24 में वृद्धि का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.3% किया है। विश्व बैंक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी रहने तथा बैंक दर भी ऊंची बनी रहने के कारण उपभोग मांग में आ रही गिरावट के चलते वृद्धि दर पहले की तुलना में कम रहने के आसार हैं। इसके बावजूद भी विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत में ही वृद्धि दर सर्वोच्च रहने की बात की गई है। अन्य जितने भी देश हैं उन सब की अपेक्षा भारत की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। HDFC बैंक में HDFC का विलय। आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय अब HDFC बैंक में 1 जुलाई 2023 से हो गया है। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की गई थी। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात HDFC का HDFC बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया। HDFC के शेयर्स 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए गए तथा HDFC के शेयर धारकों को उनके प्रति 25 शेयर के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर दिए गए हैं। इस विलय के पश्चात बाजार पंजीकरण की दृष्टि से HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी हो गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसने तीसरे स्थान पर ला दिया है। एक आवास ऋण संस्थान के रूप में HDFC की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। इसी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई। आज HDFC बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब 1 जुलाई 2023 से HDFC का विलय अपनी ही अनुषंगी इकाई HDFC बैंक में हो गया है। पेरेंट कंपनी थी HDFC का ही एक अलग यूनिट बना HDFC बैंक। तो जो पेरेंट कंपनी थी HDFC उसका विलय ही उसके यूनिट जो था HDFC बैंक उसमें हो गया। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का 70% कार्य पूर्ण। भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना पर कार्य अब तेज़ी से चल रहा है तथा वर्ष 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने व्यक्त की। परियोजना पर कार्य की स्थिति के अवलोकन के पश्चात श्री गडकरी ने मीडिया को बताया कि इसका लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में माहौल बिगड़ने से कुछ मुश्किलें इस परियोजना के मार्ग में आ रही हैं, जिन्हें जल्द ही हल करने की बात उन्होंने की। इस सड़क की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मोरेह का म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैकसॉन्ट से जोड़ेगा, जिसका विस्तार आगे आसियान के अन्य देश लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम तक करने की योजना है। इससे आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार होगा तथा सड़क मार्ग से ही भारत से थाईलैंड व आगे अन्य देशों तक जाया जा सकेगा, जिससे कि आपसी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 अंक खेलकूद। सबसे पहले बैडमिंटन। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। जकार्ता इंडोनेशिया में जून 2023 में संपन्न इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में मलेशिया के आरुण चिया और सोवुई इक
कि विश्व चैंपियन जोड़ी को हराकर यह खिताब जीतने में सफल रही। राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता और एशियाई चैंपियन यह जोड़ी ऐसी पहली भारतीय जोड़ी है जिसने 1000 लेवल के इंडोनेशियाई ओपन में युगल खिताब जीता है। भारत की साइना नेहवाल 2020 और 2022 में तथा किदाम्बी श्रीकांत 2017 में इसका एकल खिताब जीतने में सफल रहे थे, किंतु युगल खिताब पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का पुरुष का एकल खिताब विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं और महिला वर्ग का एकल खिताब चेन यूफी जो कि चीन की हैं, उन्होंने जीता। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जीत। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जून 2023 में बांग्लादेश के दौरे पर एक टेस्ट मैच की श्रृंखला मेज़बान टीम के विरुद्ध यानी बांग्लादेश के विरुद्ध मीरपुर में खेली। इस श्रृंखला का यह एकमात्र टेस्ट बांग्लादेश ने 546 रनों से जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से यह तीसरी बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत थी 675 रन से, जो कि इंग्लैंड ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया को हराकर। मैच 1928 में खेला गया था। और दूसरी बड़ी जीत थी 562 रनों से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था और यह हुआ था 1934 में। उसके बाद इतने सालों के बाद तीसरा बड़ा जीत है 546 रनों का, जो कि बांग्लादेश ने जीता अफ़गानिस्तान को हराकर जून 2023 में। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता। आईसीसी की वर्ष 2021-23 की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच लंदन में ओवल के मैदान पर खेला गया। यह मैच 209 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने नाम की। इसकी जो ट्रॉफ़ी होती है वो इस तरह से गदा की तरह बनी होती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफियों किसी न किसी वर्ष जीतने वाला पहला देश बन गया है। जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उन सभी फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। इससे पहले 2019-21 के पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत न्यूजीलैंड से पराजित हुआ था। अगला है फुटबॉल। भारत दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के 4 देशों के इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। इसका खिताब लेबनान को फाइनल में 2-0 से हराकर भारत ने जीता। फाइनल मैच में भारत के लिए यह गोल सुनील छेत्री और लल्लियान जुआला छांगले ने किया। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के संदेश झिंगन को घोषित किया गया। मैनचेस्टर सिटी FA कप फुटबॉल एसोसिएशन कप का विजेता। विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट FA कप फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के 2022-23 के संस्करण का फाइनल मैच मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर मैनचेस्टर सिटी ने यह खिताब अपने नाम किया। अगला है टेनिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीतकर सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रांसीसी ओपन टेनिस फ्रेंच ओपन का पुरुषों का एकल खिताब नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर सर्वाधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके पश्चात टेनिस विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान नोवाक जोकोविच का हो गया है। स्पेन के राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम और रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। राफेल नडाल अभी भी खेल रहे हैं और रोजर फेडरर संन्यास ले चुके हैं। फ्रेंच ओपन का महिला वर्ग का एकल खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने अपने नाम किया है। दोस्तों, टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर खेला जाता है
विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता। विंबलडन ओपन का खिताब विंबलडन ओपन हो चुका है और इसका खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर। और यूएस ओपन 28 अगस्त से शुरू होने वाला है। अगला है शतरंज। तेलंगाना के प्रनीत बोपल्ला भारत में शतरंज के 82वें ग्रैंड मास्टर। तेलंगाना के 16 वर्षीय प्रनीत बोपल्ला शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस खिताब के लिए आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म उन्होंने पहले ही प्राप्त किए हुए था। इसके लिए आवश्यक 2500 फीडे रेटिंग पॉइंट की अर्हता बाकू में मई 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने पूरी की। अगला है हॉकी। पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता। पुरुषों की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में सलाला शहर में आयोजित किया गया। इसका ताज पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हराकर भारत ने जीता। 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट चौथी बार भारत ने जीता है। भारत इससे पूर्व 2004 में, 2008 और 2015 में जीत चुका है। भारत पहली बार महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता बना। जापान के काकामिगाहारा शहर में संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ की महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब 4 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को फाइनल में हराकर भारत ने जीता। यह पहला ही अवसर है जब महिला हॉकी का जूनियर एशिया कप खिताब भारत ने जीता है। गोल्फ पीजीए चैंपियनशिप 2023। गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से दूसरा खिताब पीजीए चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अमेरिका के पिट्सफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ। इसका खिताब अमेरिका के ब्रुक्स कोएप्का ने जीता। यूएस ओपन 2023 ये टेनिस यूएस ओपन नहीं, ये गोल्फ का यूएस ओपन है। वर्ष 2023 की तीसरी मेजर गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया। इसका खिताब अमेरिका के ही विंघम क्लार्क ने जीता। अगला फार्मूला 1 रेस, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में संपन्न हुआ, जिसमें रेडबुल टीम के एम वर्स्टैपेन विजेता रहे। और कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ और यह रेस भी रेडबुल टीम के एम वर्स्टैपेन ने ही जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जिसका कि आयोजन 2023 में किया गया, यह उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में संपन्न हुआ। इन खेलों में देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 विभिन्न खेलों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में यह खेल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में आयोजित किया गया, जबकि निशानेबाजी की स्पर्धाएं दिल्ली स्थित करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। इन खेलों का शुभंकर बारहसिंगा था, जिसे जीतू नाम दिया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस तीसरे संस्करण में सर्वाधिक पदक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता। इसने 26 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 24 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अब तक के तीनों संस्करण की सूची। सबसे पहला संस्करण 2020 में खेला गया था, मेज़बानी उड़ीसा ने की थी और इसमें विजेता रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दूसरा संस्करण 2021 में इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था और इसमें सर्वाधिक पदक मिला था जैन यूनिवर्सिटी को। और तीसरा संस्करण 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया, मेज़बानी उत्तर प्रदेश ने की और इसका भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रहा। तो ये थे दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 अंक का सारांश। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।